स्वागत है आप सभी का हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर में। आज हमारे साथ में डॉक्टर अविरल मलिक हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं और अपनी बात को वो बड़ी गर्मजोशी के साथ में रखते हैं और बेबाक तरीके से रखते हैं। आज देश के सामने 3 सवाल खड़े हुए हैं। पहला, अल फलाह यूनिवर्सिटी में बिना सुरक्षा जांच के बाहरी डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट। दूसरा, एसआईआर के नाम पर क्या वाकई अनलिमिटेड प्रेशर है बीएलओ के ऊपर में, या ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तीसरा, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, या मैं ये कहूं पलायन का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे, एक ही देश के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज कॉल्ड पलायन। लेकिन ये पलायन नहीं है, बल्कि ये भाग रहे हैं देश से। तो कि ये क्यों भाग रहे हैं, कौन लोग हैं, और क्या ये तीनों घटना केवल प्रशासन की चूक है या कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी इसके अंदर में है। तो आज आइए, हमारे साथ में है डॉक्टर अविरल मलिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आज हम उनसे सीधा, स्पष्ट और बिना किसी झिझक के सवाल करेंगे। मलिक जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, पहला तो यह है कि देश की सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। अगर बिना वेरिफिकेशन के डॉक्टर्स नियुक्त हो रहे हैं, अपॉइंट हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, जबकि गवर्नमेंट पॉलिसी ये कहती है कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जब जाते हो तो जहां से जा रहे हो वहां से एनओसी लेना है और नेक्स्ट स्टेट में आगे जाकर के आपको रजिस्टर्ड करवाना है। तो ये जो हुआ, जिसमें कहीं कोई एनओसी नहीं लिया गया, कहीं पर रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर मलिक? जी, नहीं, देखिए, इसमें अगर विस्तृत इसमें बात कर ली जाए, एनओसी की बात कर ली जाए और उसके साथ साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर विस्तृत रूप में बात कर ली जाए, तो मैं सोचता हूँ स्पष्ट रूप से आज कार्रवाई हो रही है, वो सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। और अगर ये कार्रवाई हो रही है तो हमारी सरकार पर ही संभव हो सका कि ये कार्रवाई हो रही है। दूसरी किसी भी सरकार की अगर बात करी जाए तो कोई किसी रूप में कार्रवाई ना हुई थी, ना होती थी, ना होगी। अगर किसी और की सरकार हो, पश्चिम बंगाल में भी आज सरकार है, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, कोई कार्रवाइयां किसी रूप में नहीं होती हैं, ये सबको बड़े स्पष्ट रूप से मालूम है। और अगर इसमें बात कर जाए विस्तृत रूप में, कई सारे इसमें वाक्य हैं, हालांकि इसमें अगर काफी डीपली जाया जाए काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन हाँ, मैं केवल 1 मिनट में स्पष्ट कर देता हूँ। जहां तक विषय है इंडिया अलायंस का, इंडिया अलायंस वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो एक अलग चीज हो सकती है। विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, किस रूप में निशाना साधने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जहां तक एक तरीके से विषय है अल फलाह यूनिवर्सिटी का, तो कठोरतम कार्रवाई जो आज हो रही है वो केवल योगी जी के कारण हो रही है, माननीय मोदी जी के कारण हो रही है। अगर दूसरी सरकारों की बात कर जाए, कोई कार्रवाइयां नहीं होती। पूरे पश्चिम बंगाल में यही सब नाटक नौटंकियां चलती हैं, लेकिन वहां कोई किसी रूप में कार्रवाई नहीं होती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो संविधान के आधार पर अगर विस्तृत चर्चा कर ली जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इश्यू होता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और जहां अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो हमारी आज यूपी में सरकार है और कठोरतम कार्रवाई कर रही है हमारी सरकार, और साथ साथ ऐसी कार्रवाई होती रहेंगी। जहां भी कोई आतंकवाद को बढ़ावा मिलता हुआ दिखाया जाएगा, दिखेगा, पाया जाएगा, किसी रूप में आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, टेररिज्म को किसी रूप में फंडिंग हो रही होगी, या कोई भी किसी रूप में सपोर्ट हो रहा होगा या पनाह देने का काम किया जा रहा होगा, तो कठोरतम कार्रवाई तत्काल प्रभाव से निश्चित रूप से डंके की चोट पर होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज को स्पष्ट रूप से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। और साथ साथ अगर बात कर जाए इसमें कार्रवाई की, तो न केवल कार्रवाई होगी, बल्कि जो लोग उन्हें पनाह देने का काम कर रहे होंगे, इंटरनली सपोर्ट कर रहे होंगे, और इस तरीके से अगर बात की जाए ये डॉक्टर्स की, अगर डॉक्टर बनाने का कौन काम कर रहे हैं, कौन ये बिजनेस चला रहे हैं, कौन लोग हैं, वो सब सामने आएंगे। और विदेशों से कहां से फंडिंग हो रही है, कितने सोर्सेज हैं फंडिंग के, और किन लोगों से कनेक्शंस हैं, कौन कौन लोग उनके संपर्क में हैं, तो सब जद में आएंगे कार्रवाई के, इसमें कोई नहीं है। डॉक्टर मलिक, अगर मैं ये कहूं कि ये जो डॉक्टरों की शिफ्टिंग हुई है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, प्रायर इन्फॉर्मेशन, और विदाउट टेकिंग एनी एनओसी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट, तो ये क्या जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसकी गलती है, राज्य की गलती है, या केंद्र की गलती है, या फिर ये उन अधिकारियों की गलती है जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं? मतलब जहां पर आकर के वो रजिस्टर्ड हुए हैं उस स्टेट की जिम्मेदारी है। इस पर आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है किसी रूप में, राज्य सरकार की भी गलती नहीं है। आज मामला सामने आया तो कठोरतम कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है, लेकिन पर्टिकुलर जहाँ तक विषय है एक तरीके से अगर आईएमए की बात करी जाए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात की जाए और उन चीजों में डीपली मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, बिल्कुल स्पष्ट आपके व्यूअर्स के लिए कर देता हूँ कि बिल्कुल स्पष्ट है इसमें जो यूनिवर्सिटी की जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों की स्पष्ट जो भी गलतियां हैं वो सामने आएंगी और जांच के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जांच से पहले और चीजों के सामने आने से पूर्ण रूप से पहले इसका एक तरीके से कुछ भी कहना सही नहीं है। और रही बात जो भी अधिकारी और सरकारी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, जिसकी स्तर पर उनकी त्रुटि रही होगी, गलतियां रही होंगी, उनके ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई होगी, इसमें कोई दुराय नहीं। डॉक्टर मलिक, अगर मैं ये भी कहूं कि जिस तरह से आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो उन क्षेत्रों में अपनी नाक डालता है जहां पर की कोई जरूरत नहीं होती, स्वतः संज्ञान लेता है, तो क्या इसमें ये प्रथम दृष्टया ये नहीं लगता कि आईएमए की गलती है कि उसने क्यों नहीं ये चीजें चेक की? अगर वो बाकी चीजों को चेक कर सकता है, बाबा रामदेव की चीजों को चेक कर सकता है, तो जो उसका बेसिक काम था डॉक्टरों का वेरिफिकेशन करना कि यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए या नहीं हुए, कहाँ से आए, वहां का एनओसी है या नहीं है, तो क्या आईएमए की सरासर गलती नहीं दिखती पहली निगाह में? नहीं, देखिए मैं गलती नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ध्यान देना हर ओर अत्यंत आवश्यक है और हर चीज को देखना, समझना, परखना, जानकारी लेना, जानकारी जुटाना और तफ्तीश करना और हर विषय पे संज्ञान लेना निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है। और बाबा रामदेव जी का जो उदाहरण दिया वो सबके मध्य में है। और उसके साथ साथ अगर बाबा रामदेव जी की बात करी जाए तो बाबा रामदेव जी तो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र की सोचने वाले हैं, हर व्यक्ति की चिंता करने वाले हैं, देशवासियों की चिंता करने वाले व्यक्ति हैं, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की बात करने वाले व्यक्ति हैं और पूर्ण रूप से महापुरुष के समान हैं इस देश में, क्योंकि जिस तरीके से योग का प्रचार प्रसार करने का काम रामदेव जी ने किया वो तो सबके मध्य में है, बिल्कुल स्पष्ट है। और योग की बात कोई करता नहीं था, वो आज टेलीविजन पे सुबह सुबह आ जाती है योग की चीज। तो एक तरीके से अगर बात करी जाए योग की, जो महापुरुषों ने जो चीजें कही हैं, जो एक तरीके से हमारी संस्कृति है उसको बचाए रखने का काम, उसको संरक्षित करने का काम, संजोने का काम, आगे बढ़ाने का काम, विस्तृत करने का काम, बढ़ावा देने का काम, न केवल बढ़ावा देने का काम बल्कि आज जो अगर विश्व योग दिवस की बात करी जाए, वैश्विक पटल तक योग को पहुंचाने का कार्य एक रामदेव जी ने शुरू किया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, हमारी सरकार ने उस काम को पूर्ण रूप से प्रारंभ किया, लेकिन हमारी सरकार से पहले से रामदेव जी लगे हुए थे और कांग्रेस से भिड़ने का पूर्ण रूप से काम कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार नाक में दम करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती थी, वो तो सबने देखा था। और उसके साथ साथ इस चीज पे मैं आपकी दृष्टि डालना चाहूंगा, अगर बात कर ली जाए स्वामी रामदेव जी की, तो रामदेव जी जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो एक तरीके से अगर अमाउंट की बात की जाए, पैसों की बात की जाए, तो पैसों महंगी तो बिल्कुल नहीं होते किसी तरीके से रामदेव जी के प्रोडक्ट्स, पतंजलि के प्रोडक्ट्स। और उसके साथ साथ प्योरिटी 100% होती है, गारंटी 100% होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए देश के लोग, देश के निवासी, देश की जनता उनके प्रोडक्ट्स पे, पतंजलि पे ये कहूँ डॉक्टर मलिक, अगर मैं ये कहूँ कि इतना सब होने के बाद भी अगर आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव को परेशान करता है, तो कहीं ना कहीं आईएमए की नीयत में खोट नजर आता है। खैर, क्या ये माना जाए कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये सॉफ्ट टारगेट बन चुकी हैं आजकल? पहला। दूसरा, ऐसे मामलों को रोकने के लिए अब तक क्या कठोर नीतियां बनी हैं? ये जो मामले हुए हैं इस टाइप के कि डॉक्टर उधर से इधर आकर ना एनओसी लिया ना यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया, तो क्या इनके लिए कोई कठोर नीतियां बनी हुई है? और दूसरा, क्या यूनिवर्सिटीज एक सॉफ्ट कॉर्नर बनी हुई है, सॉफ्ट स्पॉट बनी हुई है? डॉक्टर मलिक। नहीं, बिल्कुल ये तो चीज है ही। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए यूनिवर्सिटीज की और अगर बात करी जाए एजुकेशनल संस्थानों की, शिक्षण संस्थानों की अगर बात करी जाए, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई शिक्षा का मंदिर होता है और पूर्ण रूप से वो मंदिर के समान है जहां शिक्षा दी जाती है, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, अन्य किसी प्रकार संस्थान हो। तो मैं समझता हूँ जो घिनौनी हरकतें आजकल हो रही, ये चीजें सही नहीं है। और उसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है देश में जो नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा, मैं इस लाइन को दोबारा दोहरा रहा हूँ, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसपे आज भी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन भविष्य में जाता है, फिर पछताना पड़ता है। तो ये चीजें सही नहीं। डॉक्टर मलिक, ये जो नियुक्तियां हैं जो इस टाइप से अपॉइंटमेंट्स कर रही है ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज, जिस तरह से इसके अंदर कश्मीरी डॉक्टरों का, देखिए एक दो डॉक्टर के आउट ऑफ स्टेट हो तो वो देखा, वो माना जाता, समझ में आने वाली बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में
एक पर्टिकुलर स्टेट के डॉक्टर्स और वो भी पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, क्या इसके ऊपर शक नहीं जाता था या अभी तक नहीं गया? और नहीं गया तो क्यों नहीं गया? और अगर गया तो हमारी सरकार ने या प्रदेश सरकार ने जो हरियाणा के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने उसने क्या एक्शन लिए थे इसके ऊपर? नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से अगर हिंदू और मुसलमान के आधार को देख लिया जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वली हम ट्रीट करते हैं। हमारी हर राज्य सरकार ट्रीट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ट्रीट करती है। और उसके साथ साथ सेकुलरिज्म की अगर बात की जाए तो देश सेकुलर है, सेकुलर देश है, और सेकुलरिज्म की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है। और साथ साथ अगर एक्शन की बात की जाए तो जो आपकी राय है वो बिल्कुल सही है, सवाल भी सही है, और एक्शन निश्चित रूप से लिए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंदू और मुसलमान के आधार पर हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं आतंकवाद के आधार पर, हम काम करते हैं जो जिहाद को बढ़ावा। डॉक्टर मलिक, आप ये काम नहीं करते माना, गवर्नमेंट ये काम नहीं करती माना, भारतीय जनता पार्टी इस काम को नहीं करती माना, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी तो यही काम कर रही है। उसके यहाँ पर देखिए आप, कितनी बड़ी संख्या के अंदर में कश्मीरी मुसलमान डॉक्टर्स हैं। तो क्या इस चीज को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये सेक्युलरिज्म है? ये सेक्युलरिज्म नहीं होता। खैर एनी हाउ, अगला मेरा सवाल है कि क्या सरकार जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सुरक्षा का जो ऑडिट है, क्या उसको कंपलसरी करने जा रही है कि इनका टाइम टू टाइम ऑडिट होगा? और ऑडिट में जो खामियां पाई जाएंगी या ऑडिट का टाइम पीरियड अगर ओवरलैप होता है तो उसके लिए एक किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या किसी पर्टिकुलर अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या ठहराया जाए? नहीं बिल्कुल। और उसके साथ में आपका जो आपका पिछला सवाल था उस विषय पे मैं जवाब दे देता हूँ। वो पिछला सवाल आपका, उसका जवाब अधूरा रह गया था। तो देखिए, हिंदू और मुसलमान की जो बात है, तो मैंने तो केवल इसलिए कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, क्योंकि अगर योजनाओं की डिलीवरी की बात करी जाए, देखिए आपको मालूम है अगर जनधन योजना चलती है उसका लाभ हिंदू को मिलता है, मुसलमान को मिलता है, और मोदी जी जितनी भी योजनाओं को चलाते हैं सबको लाभ मिलता है। लेकिन जहां तक अल फलाह यूनिवर्सिटी का विषय, वहां तो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम हो रहा था, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन हिंदू और मुसलमान के आधार पर हम फैसला नहीं लेते, लेकिन पर्टिकुलर जो वहां काम हो रहा था वो तो पूर्ण रूप से इलीगल है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है, और जिहादियों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आतंकवादियों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और किसी प्रकार से जिहादियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा ऐसे अगर यूनिवर्सिटी की बात करी जाए, अन्य संस्थानों की बात की जाए, सब पे कठोरतम कार्रवाई होगी, कानून के आधार पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय मैं समझता हूं कि नहीं है। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी का, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार के कार्य हो रहे थे वो तो आज प्रकाश में है, सबको दिख रहे हैं। और ऑडिट का और तमाम सारे आपके जो सवाल है उस विषय में मैं आता हूँ। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जानकारी जुटाने का है और उसके साथ साथ जांच का है, तो अभी जांच हो रही है। जांच के बाद तो बहुत सी और भी ऐसी चीजें हैं जो सामने आएंगी, और सारी चीजें जब सामने आएंगी वो बिल्कुल सबके सामने दूध का पानी का पानी हो जाए। दूसरा, डॉक्टर मलिक, मेरा एक मासूम सा सवाल था जो कि मेरे जहन में आ रहा है, मैं छोटी बुद्धि है इसलिए पूछना चाह रहा हूँ उस चीज को, कि इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाबत जो देवबंद के मौलाना मदनी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति चांसलर नहीं बन सकता। डॉक्टर मलिक, ये कितना सेकुलर है? इसमें सेकुलरिज्म कहीं दिखता है आपको? और अगर नहीं दिखता है तो फिर ये सेकुलरिज्म का कीड़ा केवल हिंदुओं के अंदर क्यों? सरकारें सिर्फ हिंदुओं को क्यों कहते हैं कि सेकुलर रहिएगा? दैट इज माय मेन क्वेश्चन। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मैं इसलिए देखिए आपको तो बिल्कुल हिंदुओं को पढ़ाया जाता है, क्यों? बिल्कुल एकदम आपका सही सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसी चीज पे मैं आ रहा हूं। अगर पर्टिकुलर इसमें बात कर ली जाए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी की, जिस रूप में मैंने कहा था, और सेकुलरिज्म की जो मैंने बात की थी, तो संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज बिल्कुल सेकुलरिज्म के आधार पर चलते हैं। हिंदू मुसलमान सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, और जो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है वो होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, और वो सेकुलरिज्म का प्रतीक है। मैं कह रहा हूं, मैं इस चीज को दोबारा कह रहा हूं, जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है
असली सेकुलरिज्म वही है, असली सेकुलरिज्म की परिभाषा वही है और सबको स्पष्ट दिख रहा है। जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो हिंदू या मुसलमान देख के नहीं होती, बल्कि ये देख के होती है कि जो इमारत है वो इलीगल है कि इलीगल है। अगर कोई इमारत इलीगल है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल जमीन कब्जा की हुई है, तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, डंके की चोट पर चलना चाहिए और चलेगा। और ये कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कहीं नहीं रोकता। और म्युनिसिपल एक्ट उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति पढ़ ले, उसको मालूम पड़ जाएगा, म्युनिसिपलिटी एक्ट पढ़ के स्पष्ट हो जाएगा। तो जो लोग सवाल करते हैं वो पूर्ण रूप से लॉजिकल है। और उसके साथ साथ आपने पूछा था सेकुलरिज्म का कीड़ा वाली बात, सेक्युलर सबको होना चाहिए और होना पड़ेगा। अगर संविधान कोई चीज कह रहा है तो होना पड़ेगा। और मदनी वाली बात आपने कही, देखिए मौलाना मदनी साहब ने जो चीज कही वो हमने स्पष्ट रूप से बिल्कुल अपना पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया, वो पूर्ण रूप से गलत है। जिहाद करने की उन्होंने बात की, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जिहाद किया जाएगा। तो जिहाद करना पूर्ण रूप से एक तरीके से गलत है। और सही है या गलत है ये इस पे डिबेट बना देते हैं। ये डॉक्टर अब कम से कम ये बता दें, ये क्या ये सही है सर्तन से जुदा? डॉक्टर मलिक, मैं आपको ये कर रहा हूं, आपने कहा कि हमने पार्टी का पक्ष रख दिया। मैं जानना चाहता हूं मेरे देश का पक्ष क्या है इसके बारे में। मुझे देश के पक्ष से मतलब है, मेरे को राजनीति से मतलब नहीं, मुझे कांग्रेस के पक्ष से मतलब नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं, समाजवादी से मतलब नहीं। मेरे देश का पक्ष क्या है इसके बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में। क्या सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं की जिम्मेदारी है? क्या कभी किसी मुसलमान को सेकुलर बनते देखा? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल, देखिए जो आपने मौलाना मदनी साहब वाला सवाल पूछा था उस पर मैं आ रहा हूं पर्टिकुलरली। और जहां तक मौलाना मदनी साहब के बयान का विषय पूर्ण रूप से इलीगल है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और संविधान विरुद्ध है, राष्ट्र विरुद्ध है, इसमें कोई किसी रूप में दो राय मैं समझता हूं कि नहीं है। और जहां तक अगर बात कर ली जाए सर्वोच्च न्यायालय की, न्यायालयों का भी अपमान कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे तो संज्ञान लेना चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए, जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ अगर बात विशेष रूप से कर ली जाए सेकुलरिज्म की, तो देखिए मोदी जी की सरकार सेकुलर सरकार है, योगी जी की सरकार सेकुलर सरकार है। और हर क्षेत्र में हर प्रकार से हर सरकार, मोहन यादव जी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो हमारी, वो मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, भजनलाल जी की हो, नायब सैनी जी की हो, रेखा गुप्ता जी की हो, मोहन यादव जी की हो, विष्णुदेव साय जी की हो, योगी जी की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो, सबकी सेकुलर सरकारें हैं। और जो नीतीश जी की सरकार है पूर्ण रूप से सेकुलर सरकार है। और नीतीश कुमार जी का तो जो इतिहास है सबको स्पष्ट मालूम है कि वो किस तरीके से लंबे अनुभवी किसान नेता, और उनकी सरकार बनी, जनता ने इस बार वोट दी, नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार, एनडीए की सरकार, मजबूत सरकार बनी और एक तरीके से वोट मिली हमें पूर्ण रूप से। तो जनता का आशीर्वाद है, हमारी विकास की नीतियों के आधार पर मिली। जी जी डॉक्टर मलिक, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे कि आप भी किसान परिवार से आते हैं। एक किसान दोपहरी के अंदर में जब टेम्परेचर 40 के आसपास होता है तब खेती करता है। एक फौजी रेगिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा होकर के पूरी दोपहर में जब 50 के ऊपर टेम्परेचर जाता है वो वहां पर भी काम करता है। और बाकी जो आर्मी है वो बहुत प्रेशर में काम करती है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि गर्मी से, ज्यादा काम करने से या ओवरलोड से आदमी मर गया या आत्महत्या कर ली। ये जो बीएलओ के लिए एक बात कही जा रही है कि इतने सारे बीएलओ मर गए, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ये है वो, ये क्या वास्तव में वर्कलोड है या एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बीएलओ इसको बहुत ज्यादा काम दिया? क्योंकि मैंने ये चीज कैलकुलेट की थी। कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला कि एक आदमी एक दिन के अंदर में उसको मोटा मोटी एक टारगेट है 100 आदमियों का एसआईआर करने का। 100 आदमियों का एसआईआर का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे में पूरा हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा। अब बच जाते हैं 4 घंटे के बाद में और 4 घंटे, या 6 घंटे के बाद में, और 6 घंटे में वो कर लेता है तो 2 घंटे बचते हैं। तो क्या वास्तव में ये एक गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, मोदी जी की, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने उनको पर ओवरलोड किया हुआ उनको, या एक नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो क्यों? देखिए एसआईआर क्या है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जिसकी उम्र 18 साल हो गई, उससे ऊपर हो गई, उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। जिसकी एक तरीके से एक्सपायर हो गया, दिवंगत हो गया, जो अब हमारे बीच नहीं है, निधन जिसका हो गया, उसका नाम हटा दिया जा रहा है। वोटर लिस्ट को अपडेट एंड अपग्रेड किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए एसआईआर क्या है, एसआईआर क्यों है, एसआईआर कैसे है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इस बात को कह रहा हूं अखिलेश यादव जी एसआईआर के खिलाफ नहीं। अब क्यों नहीं है मैं इसका जवाब दे देता हूं। ऐसा अखिलेश जी ने अपने
जिले स्तर के नेताओं को, प्रदेश स्तर के नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को, सारे पदाधिकारियों को, विधायकों को, सांसदों को कहा कि वो अपना जाए ग्राउंड लेवल पे वोट बनवाए। उन्होंने इस बात को कहा। अब अगर इस बात को उन्होंने कहा, ये वीडियो में आ रहा है, सबको दिख रहा है, तो दूसरी ओर वो एसआईआर पे शक कैसे पैदा कर रहे हैं? भाई एक और तो आप कह रहे हो कि हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है, होना चाहिए, वोट बनवाइए, क्योंकि वोट बनवा रहे हैं, वो वोट बनवा रहा है क्योंकि अपनी पार्टी चलानी है, तो वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। दूसरी ओर वही चीज सदन में जाके, पार्लियामेंट में जाके नारेबाजी, आंदोलन, विवाद, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना और फिर कह देना भाई एसआईआर पे चर्चा। बिल्कुल करिए ना चर्चा, एसआईआर है क्या, हम तो करना चाहते हैं चर्चा, लेकिन सदन में आप लोकसभा में चर्चा करिए, राज्यसभा में करिए, विधानसभा में करिए, विधान परिषद में करिए, सोशल मीडिया पे करिए, मीडिया में करिए, जहां सवाल करना करिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, केवल मैं 2 मिनट स्पष्ट कर दूं। जी जी। हाँ, देखिए, जहां तक अगर बात है इनके सवालों का, जिस स्तर पे इन्हें सवाल करना है उस स्तर पे सवाल करें, कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन इस चीज को कम से कम याद रखें अखिलेश यादव जी या विपक्ष या कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस कि भाई अगर वो सवाल करना चाहता है करें, पर प्रश्न काल में ओम बिरला जी ने कहा कि वो जाएं, बैठ जाएं कुर्सियों पे, डिसिप्लिन ना तोड़ें। कल की ये बात है, सदन की कार्रवाई शुरू होती है, तत्काल जंग मचाने का जो काम उन्होंने किया और बीच में कूदने का काम किया, तो पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ कि गलत रहा और उससे गलत मैसेज गया, इनके ही खिलाफ मैसेज जा रहा है। लेकिन ये इस चीज को नहीं समझ रहे हैं और सदन की मर्यादाओं को भंग करने का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का पैसा जो वहां लग रहा है, लगातार कार्रवाई सदन की चलती है, उस पैसे को बर्बाद करते हैं, आउटपुट कुछ नहीं निकलता, देश की जनता के हित में कोई चर्चा नहीं होती और उसके साथ साथ जहां तक चर्चा का विषय, चर्चा के लिए एक अलग समय होता है, लेकिन प्रश्नकाल में चर्चा नहीं होती है, ये सबको मालूम है। डॉक्टर मलिक, मेरा सवाल था कि बीएलओ, जिस तरह से विपक्ष कह रहा कि बीएलओ ना आत्महत्या की, पहला सवाल मेरा, क्या कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर कोई प्रेशर, बिल्कुल, मैंने सुना था आपका सवाल, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं इसमें दो तीन सप्लीमेंट्री और जोड़ देता हूं कि क्या वास्तव में बीएलओ को ओवरलोड किया गया है, एक्स्ट्रा काम दिया गया, पहला। दूसरा, क्या वास्तव में बीएलओ की ने सुसाइड किया है? 2। तीसरा, अगर किया है तो कितनों ने किया है? तीसरा, अगर कोई आदमी सुसाइड करता है या अननेचुरल डेथ उसकी होती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है और उस पोस्टमार्टम के अंदर में कॉज ऑफ डेथ दिया जाता है। तो क्या किसी का पोस्टमार्टम हुआ? अगर हुआ तो उसका कॉज ऑफ डेथ क्या रहा है? और कितनों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चीजें वो हैं कि जो ये सवाल विपक्ष उठा रहा है बार बार कि इतने बीएलओ मर गए, ये हो गया, ये कहीं ना कहीं देश को भ्रमित कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है देश में अराजकता लाना, जो मेरे को लगता है। तो मुझे बताइए कि कितने बीएलओ मरे, नहीं, देखिए, बिल्कुल ये 100% ये बिल्कुल स्पष्ट है, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं, दोहरा मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है, किसी रूप में सही नहीं है। और उसके साथ साथ एक और चीज इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि भाई बीएलओ से प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है। अगर हाँ कोई सुनने में आया था कोई अधिकारी ने गलत भाषा का प्रयोग किया, तो ऐसा अगर कोई भी अधिकारी है, वो सुनने में आया था, किसी ने मुझे कहा था कि भाई एसडीएम है, किसी डिबेट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, वो बीएलओ उसका पक्ष रख रहा था। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, उस पर कार्रवाई होती है, हर अधिकारी पे कार्रवाई होती है अगर कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर केसेस होते हैं। पर्टिकुलर केसेस को ओवरऑल एक मतलब पूरे देश की बात कर लेना, पर्टिकुलर एक मामले को उठा करके, तो वो चीज पूर्ण रूप से गलत है। देश में कहीं कोई प्रेशर, अराजकता की स्थिति, टेंशन वाली बात किसी को बीएलओ में नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। सब अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से चल रहा है, नॉर्मली हो रहा है। लेकिन ये कंफ्यूज करने का काम, घबराने, एक तरीके से बीएलओ घबराए, डरे, ऐसी स्थिति जो उत्पन्न करने का विपक्ष प्रयास कर रहा है, ये देश के लिए सही नहीं है। और उसके साथ साथ अगर बात विस्तृत रूप में से बीएलओ की कर ली जाए, तो बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले जो कह रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या तो कहीं नहीं आ रही, लोग भी नाराज नहीं, लोग प्रसन्न है पूर्ण रूप से। और इसमें समस्या क्या है? वो इसमें वोट बन रही है, इसमें कौन सी समस्या है, कौन सी पीड़ा है? डॉक्टर मलिक, मेरा एक और कहना, आपने कहा था कि अखिलेश जी जमीन पर उतरे हैं और वो सभी अपने जो उनके पार्टी के लोग हैं या जो उनके सपोर्टर हैं वो उनके वोट बनवा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में कोई दूसरा काम तो है नहीं, कोई दूसरे तो उनका काम नहीं करते, उनको यही करना, पार्टी को सींचना है, संचित करना और उसको ऊपर लेके जाना है। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता
जो काम अखिलेश जी की पार्टी कर रही है वो नहीं कर रहा, बल्कि जो बीएलओज हैं, जहां पर मैं रहता हूं, मैं अपने क्षेत्र की मैं बात करूं, वो बीएलओज सिर्फ एक बार आकर के अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म देकर के चले गए, उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देगा, किसी को गाइड नहीं करेंगे। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, क्या बीएलओज की सुरक्षा के लिए, कार्य क्षेत्र पर जो सुरक्षा है उसके लिए कुछ सरकार ने इंतजाम किए, कुछ सरकार ने समीक्षा की है, और क्या बीएलओज को जो वो काम कर रहे हैं उसका ओवर टाइम भी मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, हर प्रकार सम्मान हम तो बीएलओ से कर रहे हैं और उसके साथ-साथ उनका विशेष आभार, धन्यवाद भी है। और रही बात आपने अपना प्रकरण बताया, तो ऐसे किस जगह हो रहा है पर्टिकुलर, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन बीएलओज़ गाइड भी कर रहे हैं, बीएलओज़ यहाँ तक भी आके लोगों को कह रहे हैं, जो लोग ग्राउंड लेवल पे बता रहे हैं, जो व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों के अपना-अपना ओपिनियंस हैं, उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से उनका सहयोग कर रहे हैं और हर तरीके से उनके द्वारा बीएलओज़ के द्वारा सहयोग उन्हें किया जा रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन अगर किसी स्थान पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वो निश्चित रूप से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई होती है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ-साथ अगर बात आपने जो सवाल किया उसकी कर ली जाए, इलेक्शन कमीशन पे मैं आना चाहूँगा, क्योंकि ये जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ये ईवीएम बढ़िया हो जाता है, जहाँ हार जाते हैं ईवीएम खराब हो जाता है, जहाँ जीत जाते हैं वहाँ डीसी, एसपी, एसडीएम, मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने, एसएचओ सब बढ़िया हो जाते हैं, जहाँ हार जाते हैं सब खराब हो जाता है। और जहाँ जीत जाए वहां सब बढ़िया, हार जाए खराब, और अगर हार जाए तो इलेक्शन कमीशन खराब और मुख्य चुनाव आयुक्त खराब, फिर कहेंगे भाई ज्ञानेश कुमार आगे चल रहा है, हम पीछे चल रहे हैं। ये सब जो बातें हैं पूर्ण रूप से इलॉजिकल हैं, तथ्यात्मक नहीं है, गलत है, समाज में गलत संदेश भेजती हैं। और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, इंदिरा जी के समय में भी वही था। ईवीएम आज भी वही है, कल भी वही रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इसी ईवीएम के माध्यम से इस मुल्क के 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए। इस चीज को कांग्रेसियों को याद रखना चाहिए। और उसके साथ-साथ अखिलेश जी इस ईवीएम से मुख्यमंत्री बने थे। आज भी अखिलेश जी एमपी हैं और उसके साथ-साथ राहुल जी एमपी हैं, प्रियंका जी एमपी हैं, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि ईवीएम के जी माध्यम से चुने गए हैं। और जम्मू कश्मीर की भी अगर बात कर ली जाए, उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है ईवीएम के माध्यम से, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान ईवीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी ईवीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री है, और रेवंता रेड्डी ईवीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री है, सिद्धारमैया ईवीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री है। तो ये सारी विपक्ष की सरकारें पहले इस्तीफा दें, सारे सांसद विधायक इस्तीफा दें जो भी ईवीएम से चुने गए हैं, और सड़क पे आए, उसके बाद आंदोलन करें, फिर ईवीएम की खिलाफत करें। जी ये ना करें कि जहां जीत जाए वहां बढ़िया, जहां हार जाए कह रहे ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन बेकार। तो ये चीज लोकतंत्र के खिलाफ है और मतदाता का विश्वास उठाने वाली बात है लोकतंत्र में। जी डॉक्टर मलिक, सरकार ये भी जानती है कि जब लोग अपना घर छोड़ते हैं किसी भी कारणवश, या तो डर से छोड़ते हैं, या भूख से, या उम्मीद खत्म होने से, और जब वो घर छोड़ते हैं तो चेहरे के ऊपर एक मायूसी होती है, एक दुख होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर में ये तीनों चीजों में से एक भी चीज नजर नहीं आती। जितने भी लोग भारत छोड़ करके जा रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर हैं, ना उनके चेहरे पर चिंता है कि कोई लकीर है, ना ही उनके उत्साह में कोई कमी है, ना ही किसी तरह का उनको कोई डर है। ये चीज क्या दिखाती है? क्या ये चीज ये दिखाती है कि ये लोग पुनः वापस आएंगे? जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो इनको दोबारा से वापस लेके आने की तैयारी कर रहे हैं कि, और इनको भरोसा दिया गया है कि आप अभी जाइए और बाद में आपको हम वापस बुला लेते हैं आपकी ही जगह पर? आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखो इससे तो ये होता है ना, अब वो फ्री का माल है, फ्री का माल है, अगर हाथ लग जाए तो बढ़िया, अगर हाथ ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो निकल लिए अपना, और क्या है। अगर दोबारा बसने की बात है, तो अगर आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो घुसपैठिए हैं, तो घुसपैठियों को किसी रूप में दोबारा यहाँ नहीं बसने दिया जाएगा। ये उन्हें भी मालूम है जो घुसपैठिए हैं, जो वहां की सरकार है उसे भी मालूम है, और जो भारत सरकार है, हमारा स्पष्ट मानना है कि घुसपैठियों को किसी रूप में घुसपैठ नहीं करने दी जाएगी और इलीगली इस देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अब कोई व्यक्ति है, आपका घर है, ऐसे तो आप अपने घर के गेट खुले छोड़ दो, वो कोई व्यक्ति जब आना चाहेगा आएगा, घुसेगा, जो मर्जी होगा वो तोड़ फोड़ करेगा, चोरी चकारी करेगा, निकल लेगा। उसका ना आधार कार्ड मांगो, ना उसका कोई वेरिफिकेशन करो, ना उससे सवाल पूछो, ना उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स देखो, कौन है, क्या है, कैसे है, उसका कुछ मत जानो।
बस गेट खोल दो, जब मर्जी जिसे आना आएगा, रहेगा, जो उठा के निकलना निकल जाएगा, किसी का मर्डर करना मर्डर कर देगा, मारना मार देगा, जो मर्जी करेगा और निकल लेगा। फिर तो ये वाली बात डॉक्टर हुई, ये मलिक तो जंगल राज नहीं होने दिया जाएगा ना। डॉक्टर मलिक, जो आपने दरवाजे खुले की बात छोड़ी, दरवाजे के ऊपर में बीएसएफ होती है और बीएसएफ आती है डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। दूसरा, पिछले 10-11 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस पीरियड के अंदर भी जो पिछले 10-11 साल मोदी जी गए उसमें भी लगातार घुसपैठ होती रही है। तब क्या हमारी केंद्र सरकार सो रही थी या इस प्रदेश सरकार के ऊपर में ठीकरा फोड़ देना, क्या ये ठीक है? कहीं ना कहीं इसके अंदर में क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? आए किस तरह से वो लोग, और जब आए तो आज जो वो वापस जा रहे हैं तो एक चेहरे पर ना डर है, ना गम है, ना ही चिंता है। उनको उम्मीद है कि जो वहां के जो लोकल बॉडीज हैं, जो लोकल राजनीति के लोग हैं वहां पर, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वहां के लोकल, उन्होंने उनको एक भरोसा दिया हुआ है कि अभी आप चले जाइए, जैसे ही एसआई पूरा होगा हम आपको पुनः वापस बुला लेंगे। क्या मैं कह रहा हूं? आप मेरे को गलत सिद्ध करके बताइए। नहीं, ऐसी किसकी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा से बसा लेंगे, दोबारा से ले आएंगे। कोई दोबारा नहीं आएगा। इस देश को घुसपैठ मुक्त बनाने का हमारा संकल्प है, जो पूर्ण होगा, इसमें मैं समझता हूँ कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ रही बात राज्य सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, संविधित है। और किसी रूप में लॉ एंड ऑर्डर ना तो कंकरेंट लिस्ट में आता है और ना ही यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट में ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वो बिल्कुल स्पष्ट। डॉक्टर मलिक, ये जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो मतलब जो देश से बाहर जा रहे हैं, जो घुसपैठिए जो वापस जा रहे हैं भारत छोड़ करके, उनका डाटा कि कितने लोग अभी तक गए, क्या वो सरकार के पास में है? पहला। दूसरा, जो राजनीति का ये जो पलायन, राजनीति का पलायन जो हो रहा है, ये क्या ये हिंसा का नतीजा है, जो बंगाल के अंदर में हिंसा हुई? या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अब तक कितनी बार चेतावनी दी कि घुसपैठियों को बाहर निकालिए, और अगर सरकार ने, प्रदेश सरकार ने वो नहीं किया तो केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार पर क्या एक्शन लिया था? देखिए, घुसपैठियों की जहां तक बात है, बंगाल सरकार की क्या मंशा है और बंगाल सरकार क्या करती है, राज्य सरकार की क्या नियत है, क्या उनकी सोच है, वो तो मैं समझता हूँ सबको मालूम है और बिल्कुल स्पष्ट और संविदित है। सब जानते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार, वहां की प्रदेश सरकार, स्टेट गवर्नमेंट घुसपैठियों को बसाने का, घुसपैठियों की रक्षा करने का, घुसपैठियों को मजबूत करने का जिस रूप में काम करते हैं, मैं समझता हूँ तो सबको मालूम है। लेकिन किसी प्रकार से घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और इस बार लोगों ने ठाना है कि बंगाल में बीजेपी को जिताना है। मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट्स ले रहा था और अभी केंद्रीय मंत्री है हमारे सुकांता मजूमदार, उनके साथ भी बैठा हुआ था, तो इसी चीज पे हम डिस्कस कर रहे थे। वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे थे कि किसी रूप में बंगाल प्रदेश में ममता जी रिपीट नहीं कर रही, हमारी सरकार बन रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट। अब इन तीनों को विषयों को, तीनों सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री, पता नहीं लोग क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री हैं और मेरे प्रधानमंत्री हैं, तो आपके माध्यम से मुझे अपने प्रधानमंत्री से सवाल करने का भी उतना ही हक है। 3 अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन तीनों के पैटर्न एक। क्या प्रशासन की लापरवाही एक रूटीन बन चुकी है, या क्या सरकार मानती है कि देश में सुरक्षा संस्था की सुरक्षा कमजोर पड़ गई है? क्या कहेंगे आप इस पर? आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आपने मेरे सवाल सुनी? हाँ, अभी आई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर घुसपैठियों की बात कर ली जाए, संविधान की बात की जाए, माननीय मोदी जी की बात की जाए, राज्य सरकार की बात की जाए, ममता जी की बात की जाए और भविष्य की नीतियों की बात की जाए, अन्य योजनाओं की बात कर ली जाए और विस्तृत अगर बात कर ली जाए राष्ट्र की रक्षा की, सुरक्षा की, हमारी जिम्मेदारी है और इसे मजबूत करना, राष्ट्र की सुरक्षा को पूर्ण रूप से सरकार मजबूती से इस जिम्मेदारी को निर्वाह कर रही है। इसमें हम अपील करते हैं कि सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। और जो आपने बीच में भी सवाल पूछा था सेकुलरिज्म के विषय पे, उस विषय पे मैं बता देता हूँ। सेकुलरिज्म केवल हिंदू रखेगा सेकुलरिज्म को याद, ये जरूरी नहीं है। ये मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको रखना होगा और हिंदू को भी इस चीज को याद रखना होगा, मुसलमान को भी सेकुलरिज्म को मानना होगा। ये नहीं चलेगा दूसरे लोग धार्मिक अपना मजहबी कट्टरता को बढ़ावा दें और हम लोग सेकुलरिज्म की बात करें, एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, वो बिल्कुल स्पष्ट।
जी। आखिरी सवाल मलिक साहब, जी। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि ऐसे मामले दोबारा रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि अल-फला यूनिवर्सिटी, हम पश्चिम बिल्कुल, बंगाल बिल्कुल। और एसआईआर जैसा नैरेटिव चलाना? देखिए, बिल्कुल, अगर निश्चित ये रूप से बड़ी बिल्कुल, निश्चित रूप से बड़ी जवाबदेही के साथ आपके टेलीविज़न चैनल हिंदुत्व हेराल्ड पे मैं इस चीज़ को जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आगे से कभी ऐसा मामला सामने नहीं आए। डॉक्टर मलिक, मैं एक चीज और जी। जानना चाहता हूँ कि अगर आम आदमी, इस देश का कोई आम नागरिक, किसी जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी, उनके ऊपर कोई अब इस टाइप की टिप्पणी कर दे जिस तरह के राजनेता करते हैं, या प्रधानमंत्री पर कोई आम आदमी, आम नागरिक इस देश का कोई अभद्र टिप्पणी कर देता है, तो उसको तुरंत सजा हो जाती है। ठीक है, ये जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपके आपके मतलब विपक्षी दलों के, ये समय समय पर जो प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर में कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, कुछ भी संवैधानिक पद के लिए कह देते हैं, जैसे कि चुनाव आयोग चोर है, भ्रष्ट है, ये है। तो क्या इनको कुछ इम्यूनिटी पावर मिली हुई है सरकार से, या इससे कोर्टों से, जजों से? उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता, कब तक नहीं होगा ये एक्शन? क्योंकि एक एक्शन सम्मान होगा, होना चाहिए। बैठे हुए जो व्यक्ति जो एक्शन व्यक्ति एक्शन होगा, होना चाहिए। एक्शन सब पे होगा। जो असंवैधानिक बात करेगा सब पे एक्शन होगा, और देश के प्रधानमंत्री और किसी भी व्यक्ति पे इस प्रकार की टिप्पणी, कोई भी गलत अभद्र टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस देश में संविधान का राज है, और संविधान के राज में सब इक्वल है। अगर मोदी जी के पास वोटिंग का राइट है, तो आपके पास भी है, मेरे पास भी। इस देश के प्रधानमंत्री के पास है, तो सबके पास है। और इक्वल सब लोग हैं, इक्वल है हर सिटीजन। जितना पावर मोदी जी के पास है, वो उतना ही पावर गांव के किसी व्यक्ति के पास है चुनाव में, क्योंकि उसका भी एक वोट है, और माननीय मोदी जी का भी एक वोट है, प्रधानमंत्री का भी एक वोट है, चीफ मिनिस्टर्स का भी एक वोट है। तो सब इक्वल है। इस देश में कोई ऊपर नीचे नहीं, और इस देश में किसी को अधिकार नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री पे गलत टिप्पणी करे। इस चीज को याद रखना चाहिए। इमरान मसूद को सांसद बनाने का काम मोटी मोटी वाला बयान देने के बाद किस पार्टी ने किया, वो भी सबने देखा। तो ऐसे लोगों की मानसिकता को भी सबको जानना चाहिए, समझना और पढ़ना चाहिए। मलिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, देश बहुत जवाब धन्यवाद। चाहता है, जिम्मेदारी चाहता है और कार्रवाई चाहता है ये देश, क्योंकि सुरक्षा, प्रशासन और नागरिकों का भरोसा, ये किसी भी सरकार की बुनियादी चीजें होती हैं। हम आपने सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि आपकी चुप्पी नहीं, आपका जवाब मायने रखता है। और इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब।